One of the mode of discharge of contract is through performance. Simple मतलब क्या है performance of contract of sale? मैम परफॉर्म करना दोनों पार्टीज को. Performance means contract बनाया buyer और seller ने और अब परफॉर्म करेंगे उसे as per the terms and condition वही है. तो देखो सिंपल पहले आपका सेक्शन 31 से स्टार्ट हो रहा है. 31 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो सेक्शन 31 सिंपल कहता है परफॉर्मेंस तब मानी जाएगी जब सेलर गुड डिलीवर कर देगा बायर को, यानी अपनी तरीके से ऐड कर देगा और बायर इन रिटर्न में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, गुड्स को इन पेमेंट करेगा. तो तब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड हैज बीन परफॉर्म. सिंपल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस सेलर ने गुड डिलीवर कर दिए बायर को, बायर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट कर दी. दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो गया, परफॉर्म हो गया. और हमने एक चीज पहले की है कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज. कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्जेस. दोनों ने अपनी पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ली, दोनों ने अपनी पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ली, तो कॉन्ट्रैक्ट विल डिस्चार्ज. ठीक है. तो सिंपल सेक्शन 31 से आइए क्या फाइल अभी. ठीक है. परफॉर्मेंस सिंपल. उसके बाद डिलीवरी की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में. अब ये सिंपल कहते हैं डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द गुड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अगर मुझे आपको अपना फोन डिलीवर करना है तो डिलीवरी क्या है, वॉलंटरी अपनी इच्छा से मैं इसको क्या कर रही हूँ, आपके पास ट्रांसफर कर रही हूँ, दैट इज द डिलीवरी. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 33. ये कभी-कभी एग्जाम में आ जाता है, मोड्स ऑफ डिलीवरी. कि सेलर जो को डिलीवर करेगा बायर को वो किन-किन तरीके से हो सकता है. तो सेक्शन 33 कहते हैं 3 मोड्स ऑफ डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. अभी तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है. आप कहोगे ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब तो हमें पता ही है, बट एक्ट में लिखा हुआ है, करना पड़ेगा. अब एक्चुअल डिलीवरी मींस एक्चुअली फिजिकली डिलीवरिंग द गुड टू द बायर. मैंने आपको फोन सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने बोला ये लो मेरा फोन, दिस इज एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअली फिजिकली ट्रांसफरिंग द गुड. सेकंड डिलीवरी कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी. अब एज द नेम सजेस्ट सिंबॉलिक मींस क्या एक्चुअली फिजिकली गुड डिलीवर नहीं करे बट आप एक सिंबल डिलीवर कर रहे हो, कोई एक ऐसा मींस डिलीवर कर रहे हो मुझे जिसके थ्रू आई कैन गो एंड टेक द एक्चुअल डिलीवरी. आपने मुझे खुद तो एक्चुअल डिलीवरी नहीं की, आपने कुछ मुझे मींस कोई सिंबल डिलीवर कर दिया जिसके थ्रू आई कैन गो समवेयर एंड टेक द डिलीवरी. फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने आपको कार की कीज दे दी एंड कीज देके बोला जाओ पार्किंग लॉट से जाके ले लो. तो जैसे ही कीज डिलीवर की वो क्या सिंबॉलिक डिलीवरी, एक सिंबल डिलीवर कर लिया थ्रू व्हिच यू कैन गो एंड टेक द एक्चुअल डिलीवरी. तो कीज डिलीवर कर दी, कोई पेपर्स डॉक्यूमेंट दे दिए, कोई डॉक्यूमेंट दे दिया जिसके थ्रू आप डिलीवरी ले लो. रेलवे से गुड्स आ रहे हैं, आपको रेलवे रिसिप्ट दे दी, जाओ जाके डिलीवरी ले लो. कोरियर के थ्रू आ रहे हैं, आपके पास ओटीपी भेज दिया, ये लो ओटीपी देना और डिलीवरी ले लेना. ये क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी. तो जैसे ही ये एक्ट हुआ, जैसे सिंबल डिलीवर हुआ तो मान लिया जाएगा डिलीवरी हैज बीन डन. एंड थर्ड टाइप ऑफ डिलीवरी कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. अब देखो दिस मीनिंग ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्टिव मींस assumption, प्रिजम्पशन. मान लिया कि डिलीवरी हो गई, मान लिया कि डिलीवरी हो गई. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जनरली तब होती है जब 3 पार्टीज होती है, सेलर, बायर और एक थर्ड पार्टी, एक इंडिपेंडेंट एजेंट, एक इंडिपेंडेंट कैरियर. सो लेट्स सपोज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 1000 लेदर बैग्स सेल करूंगी, बट ये जो लेदर बैग्स है वो मेरी शॉप में नहीं है बिकॉज मेरी शॉप बहुत छोटी है, बट मेरी एक साउथ दिल्ली में एक वेयर हाउस है जहाँ पे 1000 बैग्स पड़े हैं एंड देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए हु टेक केयर ऑफ द वेयर हाउस. सो अब क्या है, मिस्टर ए हु इज द कीपर ऑफ दैट वेयर हाउस makes a call to the buyer, who makes a call to you and says to you that I am the one who is holding the goods on your behalf. यानी वो आपको क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट कर रहा है ऑफ होल्डिंग द गुड ऑन योर बिहाफ. तो ऐसा एक्नॉलेजमेंट करते ही, बायर के नॉलेज में लाते ही कि मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गई, दैट्स अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मींस फिजिकली डिलीवरी नहीं हुई, सिंबॉलिक डिलीवरी नहीं हुई, बट क्या है, एक्नॉलेजमेंट कर दिया टू द बायर दैट आई एम द वन हु इज होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ. तो ऐसा करते ही बाय द थर्ड पार्टी
पार्टी, ऐसा करते ही मान लिया जाएगा कि डिलीवरी इज डन, डिलीवरी हैज बीन मेड टू द बायर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अब देखो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक है, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, बिकॉज अभी तक हमने ओनरशिप की बात की, हमने डिलीवरी की कभी भी बात नहीं करी। तो अब इस चैप्टर में रूल्स दिए हैं डिलीवरी के, नोट्स में लिखा हुआ है सेक्शन 32 से 44, 32 से 44 कुछ ऐसे 10-11 रूल्स है रिगार्डिंग डिलीवरी, कि किस तरीके से, किस प्लेस पे, किस टाइम डिलीवरी की जाएगी, उससे रिलेटेड रूल्स है। अब देखो ये रूल्स बहुत बेसिक है, बट एक रूल्स का एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है कि एक्ट कहता है कि दीज रूल्स ऑफ डिलीवरी विल अप्लाई इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, कि अगर पार्टीज ने आपस में डिलीवरी से रिगार्डिंग कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस नहीं की, देन ओनली दीज रूल्स विल अप्लाई। बट अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पहले डिलीवरी के तरीके डिसाइड कर लिए, फॉर एग्जांपल आप मेरे से टेलीविजन परचेज कर रहे हो और आपने मुझे बोला कि कल मेरे घर डिलीवर कर देना, इस टाइम डिलीवर कर देना, ऐसे पैक करके डिलीवर कर देना, तो ये क्या है, पार्टीज ने खुद डिलीवरी के रूल्स बना लिए, तो दैट विल फॉलो, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जिसकी टर्म्स पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। बट एक्ट कहता है कि इफ नथिंग हैज बीन डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, देन दीज रूल्स विल अप्लाई फ्रॉम सेक्शन 32 टू 44। अब छोटे से सिंपल पॉइंट्स हैं, जितने कर पाएंगे आज करेंगे। पहला सेक्शन 32 कहता है, इसके एक सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, 2 सेक्शंस बीच में इंपॉर्टेंट है, देयर आर चेंज। पहला है सेक्शन 32 डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ कॉन्करेंट कंडीशन। एक्ट कहता है कि डिलीवरी एंड पेमेंट जो कि बायर करेगा वो कॉन्करेंट कंडीशंस होती है। कॉन्करेंट कंडीशन मींस दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दे शुड टेक प्लेस एट द सेम टाइम, डिलीवरी फॉलोज द पेमेंट। यानी सेक्शन 32 कहता है कि सेलर तभी गुड्स डिलीवर करे बायर को if the buyer is also paying the prices to the seller at the same time, they are concurrent conditions. But otherwise actual practically parties कुछ भी डिसाइड कर सकती है, यानी पार्टी अगर बायर और सेलर प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम ये डिसाइड करते हैं कि पेमेंट आज कर देता हूँ, डिलीवरी परसों ले जाऊंगा, तो दैट विल फॉलो। बट अब कुछ भी नहीं करा, एक्ट क्या कहता है, डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ कॉन्करेंट कंडीशन दे शुड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। सेकेंड रूल देखो सेक्शन 33 सेम है कि डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, तीनों ही डिलीवरी मानी जाती है। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, तीनों की तीनों डिलीवरी है। नेक्स्ट रूल देखो क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू पास ऑन डिलीवरी। पढ़ना एक बार, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी if property in the good is to pass on delivery। अब ये कहता है कि अगर बायर और सेलर ने एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये डिसाइड किया है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, ऐसा डिसाइड किया है, बिकॉज हमने किया है सेक्शन 19 में, डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। सो लेट्स सपोज पार्टीज ने एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ये डिसाइड किया है कि जब डिलीवर किए जाएंगे गुड्स तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो इस केस में पार्ट डिलीवरी का क्या इंपैक्ट होगा। पार्ट डिलीवरी मींस कि लेट्स सपोज कि मेरे को आपको 5000 लेदर बैग सप्लाई कर रहे हैं और ये 5000 लेदर बैग्स जो है मैं 2 ट्रक्स पे लोड कराऊंगी और आपको सेंड करूंगी, एंड आपको सेंड करने में आधा दिन तो लगेगा, कितना डिस्टेंस है कि आधा दिन लगेगा, एंड हर एक ट्रक में जो है 2500 बैग्स हैं, आधे आधे दोनों ट्रक्स में कर दिए। अब क्या हुआ, पार्टीज ने डिसाइड किया कि जब डिलीवरी मिल जाएगी तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, रूल रिगार्डिंग ओनरशिप पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी क्या होगा, पार्ट डिलीवरी मींस कि एक ट्रक आपके पास पहुंच गया 4 बजे 5 PM, जिसमें 2500 यूनिट्स थी, तो अब बताओ क्या सारे के सारे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी या पार्ट ऑफ द गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ये लिखा है सेक्शन 34 पार्ट, ठीक है। अब सेक्शन 34 दो चीजें कहता है, ये चीजें कहता है कि अगर पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवर हो गए एंड सेलर हैज एन इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग द रेस्ट सून, कि सेलर सून भी डिलीवर कर रहा है, उसका इंटेंशन है टू डिलीवर, देन जैसे पार्ट डिलीवरी हुई ओनरशिप इन द होल विल गेट ट्रांसफर्ड। ऑन द अदर हैंड उल्टा,
पार्ट के लिए, then only ownership in part of the goods will be delivered. So it depends on what is the intention of the seller. It depends on the intention of the seller. Because देखो सोचो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस रूल को उल्टा करोगे कि होल्ड डिलीवरी हो जाए विदाउट इंटेंशन पार्ट, कि मैंने आपको 2 ट्रक्स में भिजवाने थे, 2500 यूनिट्स एक ट्रक की आपके पास पहुंच गई हैं और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है टू डिलीवर द रेस्ट, और मैं बोल दूं कि होल ऑफ द गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ पे बिकॉज अगर ऐसा हो होल ऑफ द गुड्स की यूनिट्स ट्रांसफर हो गई, दैट मींस रिस्क विल आल्सो पास फॉर द रिमेनिंग यूनिट्स, व्हिच इज नॉट वाइज फॉर द बायर. बायर के लिए वाइज नहीं है कि मैं डिलीवर भी नहीं कर रहा पार्ट और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, यानी कि रिस्क भी ट्रांसफर हो गया फॉर द रिमेनिंग यूनिट्स. तो ये कहता है सेक्शन 34, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू पास ऑन डिलीवरी. नेक्स्ट आ जाओ, छोटे छोटे 3 पॉइंट्स कर लेते हैं. बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सिंपल सा पॉइंट है. नेक्स्ट रूल कहता है बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, यानी एक्ट कहता है अगर पार्टीज के बीच में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, बायर की रिस्पांसिबिलिटी है टू आस्क द सेलर टू डिलीवर द गुड. अगर बायर ने कुछ भी टर्म्स नहीं बताई है डिलीवरी के बारे में, तो सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड. सेलर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द नॉन डिलीवरी, because act कहता है it is the duty of the buyer to ask the seller and to apply the seller, insist the seller to deliver the good. So buyer is to apply for the delivery. Buyer को liability दी हुई एक्ट में. नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, प्लेस ऑफ डिलीवरी. अब देखो ये रूल्स कब अप्लाई करेंगे, जब पार्टीज ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, बट पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं. मैं आपको बोलूं मेरी फैक्ट्री में भिजवा देना, मेरे घर भिजवा देना, इस टाइम भिजवा देना, किसी और थर्ड पार्टी के पास भिजवा देना, तो दैट विल फॉलो. बट अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया, रूल रिगार्डिंग प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट कहता है इफ इट्स अ केस ऑफ सेल, इट्स अ केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इट्स अ केस ऑफ फ्यूचर गुड्स. अब ये कहते हैं पहले अगर 2 केस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, सेल है या एग्रीमेंट टू सेल, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई या ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है, तो उस केस में प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड क्या होगा. तो ये सिंपल कहते हैं प्लेस ऑफ डिलीवरी इज द प्लेस वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जिस टाइम सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, उस टाइम गुड्स कहाँ थे, उस टाइम गुड्स सेलर के शॉप पे थे, वेयर हाउस में थे, थर्ड पार्टी के पास थे, वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी. ठीक है, नथिंग हैज बीन एग्रीड. बट जनरली क्या होता है, बायर बोलता है मेरे प्लेस पे भिजवाओ, एक्ट कहता है नथिंग हैज बीन डिसाइडेड, प्लेस ऑफ डिलीवरी इज द प्लेस वेयर द गुड्स वर एट द टाइम सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल हैपेंस. एंड थर्ड कहता है फ्यूचर गुड्स का अगर केस है, तो फ्यूचर गुड्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसमें प्लेस ऑफ डिलीवरी विल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड. जहां गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस होंगे वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी. कब, इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड. जैसे कि अगर मेरी फैक्ट्री में यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, तो दैट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी. एंड अब लास्ट पॉइंट कर लो, टाइम ऑफ डिलीवरी. क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ डिलीवरी. इफ नथिंग हैज बीन डिसाइडेड इन द पार्टी, एक्ट कहता है कि अगर टाइमिंग डिसाइड नहीं हुई डिलीवरी की, तो एक्ट कहता है रीजनेबल टाइम में सेलर को डिलीवर करना चाहिए. पेरिशेबल गुड्स है तो जल्दी से जल्दी, कुछ और नेचर के गुड्स है तो उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी का जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, एंड एट अ रीजनेबल आवर. ऐसा नहीं है सुबह 2 बजे 3 बजे, रीजनेबल जो भी बिजनेस आवर एप्रोप्रिएट आवर्स आपको लगते हैं, उस रीजनेबल आवर में जो है वो डिलीवर करें. ठीक है, तो कल हम ये चैप्टर कर रहे थे विच इज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है, उसमें हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी फ्रॉम सेक्शन 62 to 44. ठीक है, एंड मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो डिलीवरी से रिगार्डिंग रूल्स है, जो सेलर जो कुछ डिलीवर कर रहा है बायर को, वो रूल्स तब अप्लाई करेंगे व्हेन नथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन द पार्टीज. अगर पार्टीज के बीच में एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, देन ऑल दीज रूल्स विल फॉलो. ठीक है, अब कल देखो हमने कहाँ तक कर लिया था, टाइम ऑफ डिलीवरी तक हमने कर लिया था, रूल नंबर 6.
रूल नंबर 6 विच इज रिगार्डिंग की टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए, वहां तक हमने किया था कि नहीं? यस मैम। प्ले टाइम ऑफ डिलीवरी तक किया था। यस अब उसके आगे जो रिमेनिंग रूल्स है क्विकली विल डिस्कस। अब देखो नेक्स्ट रूल कहता है रिगार्डिंग डिलीवरी, पॉइंट नंबर 7, ये कहता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स वेयर दे आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये कह रहे हैं डिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हेन द गुड्स आर नॉट इज नॉट विद द सेलर, इट इज विद द थर्ड पार्टी। तो उस केस में इंपैक्ट ऑफ डिलीवरी क्या होगा? अब हमने डिस्कस किया कि तीन मोड्स हो सकते हैं डिलीवरी के, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला पार्ट है। ये क्या कहता है कि इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड अगर वो थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर देता है बायर को दैट आई एम द वन हु इज होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, तो मान लिया जाएगा कि डिलीवरी है। ये किस तरीके की डिलीवरी होती है? दिस इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो वही ये चीज कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स वेयर दे आर इन द पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय एक्नॉलेजिंग टू द बायर। नेक्स्ट आ जाओ, सिंपल सा पॉइंट है एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। अब क्या होना चाहिए? इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बियर करेगा? देखो ये जो डिलीवरी के रूल्स हैं इसमें बायर पे नॉर्मली ऑब्लिगेशन लगाई गई है। तो एक्ट भी वही कहता है इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, तो एक गुड को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक तो सारे एक्सपेंसेस सेलर बियर करेगा एंड डिलीवरेबल स्टेट से एक्चुअल डिलीवरी करने के लिए टू द बायर दैट विल बी बोर्न बाय द बायर अल्टीमेटली। तो वही कह रहा है कि एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड विल बी बोर्न बाय द बायर। बट जनरली क्या होता है कि पार्टीज डिसाइड कर लेती है नहीं सेलर ही बियर करेगा, मैं क्यों दूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बट एक्ट क्या कहता है? कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ तो एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी इज बोर्न बाय द बायर। यस, ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद, हां ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद गुड्स की बायर पे नहीं, ओनरशिप की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। ओनरशिप मे और मे नॉट ट्रांसफर इन दिस केस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है? बिकॉज देखो ओनरशिप में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टीज ने डिसाइड किया कि डिलीवरी के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी। बिकॉज सेक्शन 19 कहता है कि स्पेसिफिक गुड्स के केस में वो पार्टीज की इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। तो कुछ भी हो सकता है इररिस्पेक्टिव हु हैज द ओनरशिप। यहाँ सिर्फ है कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, रूल रिगार्डिंग डिलीवरी सेज एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी आर जनरली बोर्न बाय द बायर। नेक्स्ट सेक्शन 37। अभी देखो बहुत सिंपल सा सेक्शन है, बट मैंने आपको कहा था इन सब रूल्स के अलग से सेक्शंस करने की जरूरत नहीं है, बट ये सेक्शन 37 कभी-कभी एग्जाम में अलग से आ जाता है रिगार्डिंग मिक्सिंग ऑफ द गुड्स। अब ये है बिल्कुल सिंपल। सेक्शन 37 कहता है कि सेलर ने जो बायर को गुड्स डिलीवर किए, अगर उन गुड्स में मिक्स कर दिए गुड्स ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको हाई क्वालिटी लेदर बैग सप्लाई करने के लिए कहा था, आपने लो क्वालिटी लेदर बैग्स उसमें मिक्स कर दिए, या मैंने आपको कहा था 1000 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने मुझे 2000 यूनिट सप्लाई कर दी, यानी मोर क्वांटिटी डिलीवर कर दी, यानी रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर की है, या फिर 500 क्वांटिटी कम क्वांटिटी डिलीवर कर दी। तो उस केस में क्या होगा? तो सेक्शन 37 बात करता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। एंड शायद मेरे असाइनमेंट में भी ये दिया था, आई एम नॉट श्योर आपके सेक्शन में दिया था कि नहीं। ये बात करता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा? अब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 3-4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि सेलर ने जो गुड्स डिलीवर किए हैं बायर को, वो मोर क्वांटिटी डिलीवर कर दी। लेट्स सपोज एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 यूनिट्स का, बट सेलर ने बाय मिस्टेक 1500 यूनिट्स डिलीवर कर दी। तो अब बायर का क्या राइट है व्हेन ही एक्सेप्ट द मोर क्वांटिटी? तो अब ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बताता है, सिंपल सी चीजें बोलता है। ये बोलता है बायर का राइट है कि या तो वो सारी की सारी क्वांटिटी रिजेक्ट कर दे, क्या विल नॉट एक्सेप्ट द रॉन्ग क्वांटिटी, रिजेक्ट कर दे। सबसे पहला बायर का राइट है कि रिजेक्ट द एंटायर क्वांटिटी रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर। या फिर वो सेकंड क्या कह सकता है? वो क्या कर सकता है? वो एक्चुअल क्वांटिटी रिटेन कर सकता है एंड रिजेक्ट कर सकता है रिमेनिंग। एक्चुअल क्वांटिटी 1000 रख ली और रिमेनिंग जो है वापस भेजा दी, राइट है उसका। एंड लास्ट कहता है और क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सारी की सारी यूनिट्स रिटेन कर ले एंड पे द प्राइसेस अकॉर्डिंगली। 1500
सो के अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस पे कर ले। यानी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बायर का राइट है कि वो कर सकता है। सेकंड कहता है कि व्हाट इफ सेलर ने लेस क्वांटिटी डिलीवर की है बायर को, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 यूनिट्स का, बट सेलर ने सिर्फ 500 भी भिजवाई है बायर के पास, तो अब बायर का क्या राइट है? दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सारा का सारा रिजेक्ट कर दे, बोले कैन नॉट एक्सेप्ट द रॉन्ग क्वांटिटी, यू सेंड मी द राइट क्वांटिटी। यानी यहाँ पे बायर का राइट सिर्फ रिजेक्शन ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना उसका राइट नहीं है। उसका कितना राइट है कि रॉन्ग क्वांटिटी जो मुझे डिलीवर की वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो ही कैन आइदर एक्सेप्ट द होल 500 यूनिट्स और ही कैन एक्सेप्ट 500 यूनिट्स एंड पे द प्राइसेस अकॉर्डिंगली। सिर्फ 500 जो है ले ले एंड उसके अकॉर्डिंग कट करके हाफ प्राइसेस क्या कर दे, पे कर दे। एंड थर्ड ये कहता है डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी में इज मिक्सिंग द गुड्स विद अदर डिस्क्रिप्शन, कि अगर सेलर ने जो गुड्स डिलीवर किए बायर को उसके साथ किसी और डिस्क्रिप्शन के क्वालिटी के गुड्स को मिक्स कर दिया। जैसे कि सुपीरियर क्वालिटी लेदर बैग सप्लाई करने की बात हुई थी, बट उसके बीच में मैंने 500 इंफीरियर क्वालिटी के लेदर बैग्स भी बाय मिस्टेक सप्लाई कर दिए। तो मिक्सिंग ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी का इंडिकेशन क्या होगा, बायर का उसमें क्या राइट है। अब जो एक्सट्रीम केसेस आप सोच सकते हो वही है, क्या हो सकते हैं एक्सट्रीम केसेस? मैम लो क्वालिटी की ज़्यादा दे दी और अच्छी क्वालिटी की कम। बायर का क्या राइट है इसमें, बायर क्या कर सकता है फिर? मेरे को आपको 1000 सुपीरियर क्वालिटी लेदर बैग सप्लाई करने थे, मैंने क्या कर दिया कि 800 सुपीरियर क्वालिटी के किए, 200 जो है इंफीरियर क्वालिटी के लेदर बैग्स बाय मिस्टेक मिक्स करके दे दिए। तो एक्सट्रीम सिचुएशन में आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हो, आपका क्या राइट है? मैम 200 अच्छे क्वालिटी के मोबाइल। एक तो ऑप्शन ये है कि यू कीप द क्वांटिटी व्हिच वाज एक्चुअल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, या फिर सेकंड है यू रिजेक्ट द एंटायर क्वांटिटी, यू रिजेक्ट द एंटायर क्वांटिटी एंड आस्क द सेलर कि सेंड मी द रॉन्ग राइट क्वांटिटी अगेन। तो ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। वो रॉन्ग क्वांटिटी तो ऑब्वियसली नहीं रखेगा, दो ही है, या तो सारी की सारी क्वांटिटी रिजेक्ट कर देना एंड दोबारा से सेलर को बोलना डिलीवर मी द राइट क्वांटिटी या राइट गुड्स ऑफ द राइट डिस्क्रिप्शन, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, रिटेन द राइट क्वांटिटी एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग। तो यही सिंपल सा कहता है सेक्शन 37 कि व्हाट इज द राइट दैट इज अवेलेबल टू द बायर इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। बट यहाँ पे बायर का राइट सिर्फ उतना ही है कि वो रिजेक्ट कर रहा है टू एक्सेप्ट द रॉन्ग क्वांटिटी, बट वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। वो सिर्फ यही बोल रहा है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मुझे दूसरे राइट क्वांटिटी दे दो, ठीक है? बिकॉज अगर वो बोलता है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट रूल पे आ जाओ, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। नेक्स्ट रूल बात करता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी की, कि क्या सेलर को जो गुड्स डिलीवर करे हैं बायर को वो इन इंस्टॉलमेंट्स डिलीवर कर सकता है, इन प्रोपोर्शंस भेज सकता है। हाँ। तो देखो एक्ट कहता है कि अगर पार्टीज ने ऐसा डिसाइड कर लिया तो वैसा किया जाएगा, बट एक्ट क्या कहता है, देखो आई एम रीडिंग द लाइन, अनलेस अदरवाइज एग्रीड buyer of the good is not bound to accept the goods in installments। यानी रूल कहता है रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कि अगर पार्टीज के बीच में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होंगी डिलीवरी, देन इस केस में क्या होगा, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट। ये एक्ट कहता है कि बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड इन इंस्टॉलमेंट अनलेस अदरवाइज एग्री। बट अगर पहले ही एग्री कर लिया है तो इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेगा। अब सेकंड जो पॉइंट सेक्शन 38 में गिवन है, इसे सुनना। सेक्शन 38 कहता है कि लेट्स सपोज पार्टीज ने आपस में खुद डिसाइड किया कि डिलीवरी कैसे होगी, इंस्टॉलमेंट में होगी। सेलर जो गुड डिलीवर करेगा बायर को वो इंस्टॉलमेंट्स में करेगा। जैसे कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 10,000 लेदर बैग सप्लाई करूंगी, बट इन इंस्टॉलमेंट 1,000 एवरी मंथ, ठीक है? तो ये क्या है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पार्टीज ने आपस में खुद डिसाइड किया है, तो ऐसा किया जाएगा। बट उस केस में एक्ट कहता है कि अगर इस केस में ब्रीच ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट हो जाए, कि मैंने आपको 5 इंस्टॉलमेंट बिल्कुल ड्यूली टाइम पे भेजी बट 6th इंस्टॉलमेंट मैंने आपको डिलीवर नहीं की, तो अगर इसमें एक भी इंस्टॉलमेंट का ब्रीच हो जाए, क्या ये ब्रीच ऑफ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या ब्रीच ऑफ अ सिंगल इंस्टॉलमेंट ही माना जाएगा? क्या हम माने इससे?
सिंगल इंस्टॉलमेंट, सिंगल इंस्टॉलमेंट या ब्रीच ऑफ इंटायर कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्ट में दो चीजें लिखी हुई हैं। एक्ट कहता है कि क्या इसे ब्रीच ऑफ सिंगल इंस्टॉलमेंट मानोगे या ब्रीच ऑफ इंटायर कॉन्ट्रैक्ट मानोगे, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। यानी आपको रीजन देखना पड़ेगा कि ब्रीच क्यों हुआ। तो दो पॉइंट ये बोलता है कि सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें देखो। फर्स्ट कहता है क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रीच टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितना क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ब्रीच हुआ है टू बी डिलीवर्ड, उसका कितना प्रोपोर्शन है टू द रेस्ट। लेट्स सपोज मुझे 10,000 यूनिट्स डिलीवर करनी थी, 10 इंस्टॉलमेंट्स में 1,000 ईच। मैंने 9 इंस्टॉलमेंट्स तो डिलीवर कर दी, लास्ट इंस्टॉलमेंट में ब्रीच कर दिया। अब इसका क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन क्या है कि बहुत ही माइनर पोर्शन ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट मैंने ब्रीच किया है। तो इस बिकॉज़ सर्कमस्टेंस ऐसे कि बहुत ही माइनर पोर्शन ब्रीच किया है, तो यहाँ पे वो ब्रीच सिर्फ ब्रीच ऑफ इंस्टॉलमेंट ही माना जाएगा, इससे एंटायर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हो जाएगा। या फिर सेकंड कहता है कि आप डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन नेचर ऑफ डिफॉल्ट देखो कि क्या पॉसिबल है कि फ्यूचर में भी ये इंस्टॉलमेंट का ब्रीच रिपीट हो सकता है। क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रीच बीइंग रिपीटेड। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स डिलीवर कर दी, बट 6th इंस्टॉलमेंट में ब्रीच कर दिया। एंड लेट्स सपोज 6th इंस्टॉलमेंट में ब्रीच क्यों किया है, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने ऑर्डर देके मेरी फैक्ट्री क्लोज करवा दी। अब यहाँ पे बिकॉज़ फैक्ट्री क्लोज हो गई है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस क्या बता रहे हैं कि आगे वाले इंस्टॉलमेंट में भी ब्रीच ही होने वाला है। यानी सर्कमस्टेंसेस क्लियरली शो दैट देयर विल बी ब्रीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट्स एज वेल। तो यहाँ पे आप ब्रीच ऑफ इंस्टॉलमेंट को एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा हो कि पॉसिबिलिटी नहीं है ऑफ रिपीटिंग द ब्रीच। लेट्स सपोज 6th इंस्टॉलमेंट डिलीवर क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज़ फॉर द टाइम बीइंग मेरे वर्कर्स ने टेम्पररी स्ट्राइक कर दी। अब बिकॉज़ ये टेम्पररी पीरियड के लिए है, तो यहाँ पे चांसेस कम है कि आगे वाले इंस्टॉलमेंट्स का भी ब्रीच होगा। तो यहाँ पे यू कैन ट्रीट दिस ब्रीच एज अ ब्रीच ऑफ अ सिंगल इंस्टॉलमेंट ओनली। द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड, द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट डिस्चार्ज इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, सो दो चीजें हैं इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के रूल में, व्हिच इज सेक्शन 68। पहला ये कहता है इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स। सेकंड ये कह रहा है बट अगर पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि गुड्स विल बी डिलीवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो फिर क्या ब्रीच ऑफ सिंगल इंस्टॉलमेंट ब्रीच ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या सिंगल इंस्टॉलमेंट ही माना जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, दैट द सर्कमस्टेंसेस विल टेल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट दो पॉइंट्स ही बड़े हैं इसमें। नेक्स्ट कहता है डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर, डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर, सेक्शन 39। अब देखो सेक्शन 39 कहता है अगेन सेम चीज, इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन बायर एंड सेलर देन दिस विल फॉलो। एंड ये रूल कहता है कि अगर सेलर ने फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द गुड टू द बायर किसी इंडिपेंडेंट कैरियर के थ्रू गुड्स ट्रांसमिट कराए हैं, वो कैरियर कौन हो सकता है, कोरियर कंपनी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो सकती है, ठीक है, उसके थ्रू गुड्स ट्रांसमिट कराएगा बायर को। तो सेक्शन 39 कहता है नथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन द पार्टीज देन डिलीवरी टू द कैरियर और वॉरफिंगर इज डीम्ड टू बी द डिलीवरी टू द बायर। मान लिया जाएगा कि किसे डिलीवरी हो गई, बायर को गुड्स डिलीवर हो गए। इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज डिसाइड कर ले जब एक्चुअल डिलीवरी मिलेगी तभी जो है डिलीवरी मानी जाएगी। बट एक्ट कहता है नथिंग हैज बीन एग्रीड बिटवीन द पार्टीज देन डिलीवरी टू द कैरियर or wharfinger. Now this word wharfinger, the word wharf, wharf means port, जिसे आप कहते हो कि सी का या ओशन का वो एरिया जहाँ पे गुड्स लोड अनलोड होते हैं, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, wharf. And wharfinger is a person who is a caretaker or the owner of that wharf area. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सेलर ने अगर गुड्स वॉरफिंगर को दे दिए है, किसी इंडिपेंडेंट कैरियर को दे दी है फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग टू द बायर, इट विल डीम्ड टू बी द डिलीवरी टू द बायर, वो मान लिया जाएगा डिलीवरी टू द बायर। बट यहाँ पे एक चीज कहता है कि यहाँ पे एक सेलर की ड्यूटी है, सेलर की ड्यूटी है कि जब सेलर इंडिपेंडेंट कैरियर
डिलीवर करेगा वो उसके साथ एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट या नेगोशिएशन या डिस्कशन में एंटर करे फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स। ये सेलर की ड्यूटी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया, बायर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो एक्ट कहता है कि अगर ट्रांसमिशन का जो भी तरीका है गुड्स का फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर की ड्यूटी होती है कि उस इंडिपेंडेंट कैरियर के साथ एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन। अगर उसने ऐसा नहीं किया, बायर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एंड लास्ट पॉइंट इसमें आ जाओ, सेक्शन 44 लास्ट रूल, जो कि कहता है लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड। अब ये क्या कहता है कि अगर सेलर ने गुड्स डिलीवर किए बायर को, बट बायर ने जानबूझ के नेग्लेक्टली रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। मैंने आपके घर भिजवाई 1000 यूनिट्स ऑफ द लेदर बैग्स, बट आपने मना कर दिया, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इस केस में एक्ट कहता है उस केस में जो कॉस्ट या जो डैमेजेस या एक्सपेंसेस होंगे फॉर योर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द डिलीवरी विल बी बोर्न बाय द बायर ओनली। जैसे कि मैंने आपको ट्रक के थ्रू 1000 लेदर बैग सप्लाई किए, ठीक है, पूरा आधा दिन लगा आपको सप्लाई करने में, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन माय प्लेस एंड योर प्लेस, बट आपने रिफ्यूज कर दिया कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी सिचुएशन में साथ में ही एक दिन के लिए वेयरहाउस रेंट पे लेना पड़ा एंड वहां पे स्टोर करके रखने पड़े गुड्स। तो एक दिन के जो वेयरहाउस रेंटल चार्जेस है विल बी बोर्न बाय द बायर ओनली। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू टेक द डिलीवरी, इसकी वजह से अगर सेलर को कोई लॉस होता है दैट विल बी बोर्न बाय द बायर ओनली। एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है सेक्शन 44, सॉरी सेक्शन 42। अब देखो हमने किया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड का क्या मतलब होता है, परफॉर्मेंस कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, जब सेलर ने गुड डिलीवर कर दिया बायर को और बायर ने एक्सेप्ट कर दिया एंड पेमेंट कर दी। तो वही सेक्शन 42 बोलता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ गुड बाय द बायर कैसे होगा, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, व्हाट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस बाय द बायर। अब देखो एक्सेप्टेंस वही है जो हमेशा होती है, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली भी बायर दे सकता है, इम्प्लाइडली भी दे सकता है। एक्सप्रेसली कैसे देगा, मैंने आपको गुड्स डिलीवर किए, आपने मुझे इमीडिएटली कॉल करके बोला कि यू आर सैटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्या है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है, मैम आपने बाय योर एक्ट कंडक्ट, आपने यूज कर लिया गुड को, इम्प्लाइड है, कंज्यूम कर लिया गुड को, रीसेल कर दिया कहीं और, तो इम्प्लाइड है कि एक्सेप्ट कर ही लिया होगा तभी रीसेल करा है, या फिर कहीं और प्लेज कर दिया एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। तो ये सब बायर के एक्ट इंप्लाई करते हैं कि अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, परफॉर्म हो गया, बिकॉज एक्सेप्टेंस हो गई। एंड थर्ड तरीका क्या कह रहा है कि अगर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस नहीं दी है बट रिटेन करके रखा है बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम पीरियड। ठीक है, रीजनेबल टाइम पीरियड रिटेन करके रखा है, जैसे कि सिंपल क्या, मैंने आपको लेदर बैग सप्लाई किए, 1 साल बीत चुका है, आपने मुझसे कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करा, बट 1 साल का टाइम पीरियड तो बहुत लंबा होता है ना, आपने रिजेक्ट किए ना कुछ कहा, तो मान लिया जाएगा कि आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज यू हैव रिटेन्ड द गुड विद योरसेल्फ बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम पीरियड, सो दैट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है एंड बायर एक्सेप्ट कर देता है और पे कर देता है प्राइस ऑफ द गुड, देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सेड टू बी परफॉर्म्ड। क्लियर है? यस मैम। Right, so we are done with this chapter, which is performance of contract of sale.